न्यू ईयर सरप्राइज फॉर ऑल फ्रेंड्स। चैप्टर 1। एक छोटा अंधेरे से भरा कमरा, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सीलिंग की बदबू पूरे कमरे में फैले हुए थी। रोशनी के नाम पर बस एक छोटा नाइट बल्ब, टिपटिपाती पानी की आवाज। वो कमरा सच में डरावना सा लग रहा था। एक खिड़की भी नहीं था जहां से रोशनी आई। बस एक गेट था जो शायद बाहर से बंद था। उस नाइट बल्ब की रोशनी सामने कुर्सी पर रस्सियों से बेतरती से बंधी एक लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी, जो इस वक्त बेहोश थी। कुछ देर बाद उसे होश आने लगता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। हल्का गेहुआ रंग, गोल काली आंखें, परफेक्ट होंठ, कंधे से नीचे काले बाल। आह! उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। सर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना चाहा, उसे अपने हाथों में कुछ जकड़ता सा महसूस हुआ। उसने अपनी नजरें घुमाकर देखा तो उसके हाथों को किसी नोकदार तार से बंधा था, जिसकी वजह से उसके हाथों से खून निकल रहा था। ये लड़की सितारा सहगल है। सितारा की उम्र यही करीब 24 साल है। मुंबई की एक नामी ग्रामी फैमिली से बिलोंग करने वाली सितारा, जिसे शायद ही कोई जानता हो। सितारा के पापा महेश सहगल मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन। सितारा महेश और उनकी पहली पत्नी गौरी की बेटी है। सितारा 12 साल की थी जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी। उनकी डेथ एक एक्सीडेंट बताई गई थी, लेकिन सितारा ये बात आज तक नहीं मानती। उसे लगता है जैसे उसकी मॉम की डेथ एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश हो। ऐसा क्यों है ये आपको आगे पता चलेगा। वैसे तो सितारा के डैड मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पर फिर भी सितारा को अपने खर्चे खुद उठाने के लिए जॉब करती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सितारा की मॉम की डेथ के कुछ दिनों बाद ही उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली। उसके डैड ने जिस औरत से शादी की थी उसकी ऑलरेडी एक बेटी थी, जो सितारा से 2-3 साल बड़ी थी। सितारा की सौतेली माँ मीनाक्षी उसके डैड के सामने तो कुछ दिनों तक काफी अच्छे से बिहेव की, लेकिन जब उसके डैड काम के सिलसिले में बाहर गए तो दोनों माँ बेटी उसका जीना हराम कर देती। 18 साल तक की उम्र में उसके डैड ने उसे खर्चे के लिए पैसे देने बंद कर दिए। शादी के बाद से उसके डैड का बिहेवियर उसके प्रति बदल गया था। उसकी सौतेली माँ और बहन से उसके डैड के सामने बहुत नीचा गिरा दिया था। वो अपने डैड को कुछ डिफाइन करने की कोशिश करती तो उसकी सौतेली माँ मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती। धीरे धीरे उसके और उसके डैड के बीच एक दीवार उठ गई। उसके दिल में अपने डैड के लिए नफरत जन्म लेने लगी, क्योंकि अक्सर उसके डैड उसको सुनाने ताने मरने के लिए उसकी मॉम को बीच में लाते, जो उसे हरगिज पसंद न था। उसके बाद से उसने एक इवेंट प्लानिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी पढ़ाई और जॉब दोनों कर दी। शुरू में उसे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट बाद में सब सेटल हो गया। धीरे धीरे सितारा ने पैसे कलेक्ट कर अपनी एक छोटी सी कंपनी खोल ली थी, जो आज की डेट में टॉप पर थी। सितारा ने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की थी, जिसके बाद उसने अपनी एक आर्किटेक्ट कंपनी खोली थी, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी थी। एक आर्किटेक्ट होने के साथ वो बेस्ट हैकर भी थी। सितारा के और भी सीक्रेट है, जो आगे पता चलेंगे। सितारा को बाहरी दुनिया में सब उसे के नाम से जानते थे। उसकी कंपनी का नाम भी उसने रखा था। सितारा ने अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखी थी, जो सिवाय सितारा और लेखिका को ही पता है। पर अब आप लोगों को भी पता चल गया। अब सितारा ने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रखी है, ये तो सितारा ही आपको बताएगी। मीनाक्षी और उसकी बेटी मोनिका, सितारा की सौतेली बहन, दोनों ने ही उसका जीना हराम कर दिया था। पहले तो सितारा कुछ कहती नहीं थी, पर जब उनकी हरकतें बढ़ी तो सितारा ने उन्हें जवाब देना शुरू कर दिया, साथ ही अपने लिए स्टैंड भी लेने लगी। वो इस घर में रहने नहीं चाहती थी, पर यहाँ उसकी मॉम की यादें थी। उसका बचपन जो उसकी मॉम के साथ बिता था, इसे कैसे वो उसे छोड़ जाती।
सितारा को गुस्सा जल्दी नहीं आता था, लेकिन जब आता तो वो सामने वाले को बख्शती नहीं था। कोई है? मुझे यहाँ कौन लाया है? क्या कोई है यहाँ? उसने आवाज लगाना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई। वो तो अपने फियांसे के पास जा रहा थी। वो अभी कुछ और सोचती कि उसे गेट खुलने की आवाज आई। कौन है? मुझे क्यों यहाँ लाए हो? किसके कहने पर लाए हो? मुझे प्लीज जाने दो। उसका किसी ने किडनैप कर लिया था, पर किसने? उसे कोई नहीं जानता था। उसके घर में अभी भी सबको लगता था कि वो कोई छोटी मोटी जॉब करती है। बाहरी दुनिया में उसका कोई दोस्त था नहीं। उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखा तो उसमें टाइम सुबह के 3 बता रहा था और तारीख उसके किडनैपिंग के 1 दिन बाद की। यानी उसे यहाँ लाए 2 दिन होने वाले थे। उसके पास उसके फियांसे का कॉल आया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। इतना सुन सितारा आनन फानन में भागती है। वो कुछ दूर पर पहुंची थी कि किसी में उसकी गाड़ी को रोका और क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया, जिसके बाद उसकी आंख अब खुली है। अचानक से उसे कुछ याद आया तो उसके होंठ एक किनारे से उठ गए। शायद जो वो सोच रही है वो बिल्कुल सही है। फिर वहां 2 आदमी आते हैं। हवस दोनों की नजरों में थी, जिसे देख उसका दिल खौफजदा हो रहा था। उनमें से एक आदमी आगे आया और उसके चेहरे पर बेहद घिनौने तरीके से अपना हाथ घुमाने लगा। सितारा अपना चेहरा इधर उधर घुमा रही थी। उसे इस आदमी के छूने से बहुत घिन हो रही थी। इस आदमी के हाथ उसके चेहरे से घूमते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। अब सितारा की आंखों से आंसू आने लगे थे कि तभी पीछे खड़ा दूसरा आदमी बोला, छोटी रुक जा। सितारा को लगा शायद वो उसे रोक देगा, पर बहुत जल्द वो गलत साबित हुई। वो आदमी आगे आया और उसके चेहरे से गर्दन तक अजीब तरह से सूंघने लगा। एक आदमी उसमें शरीर पर अपना हाथ घुमा रहा था, तो वही दूसरा आदमी उसके बालों में अपना चेहरा डाल उसे सूंघने लगता है। तभी उनमें से एक आदमी का फोन बजता है। कौन है साला, इतना अच्छा माहौल खराब कर दिया, कहते हुए दूसरे वाले ने सितारा के बालों में से अपना चेहरा निकाला और फोन उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। फोन के दूसरी तरफ की आवाज सितारा बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। उस आदमी ने फोन के दूसरे तरफ के शख्स से सितारा को कुछ वक्त अपने साथ रखने की परमिशन मांगी, जो उन्हें मिल भी गई। जवाब हाँ सुन सितारा के होश फाख्ता हो गए, तो वही वो दोनों आदमी खुशी के बारे पागल। जल्दी से फोन कट करने के बाद पहले वाला सितारा के होठों के करीब बढ़ता उससे पहले ही उसके साथी ने उसे रोक दिया। ऐसे नहीं छोटे, इसे खोल पहले मैं उसके बाद तू मत भूल, मैं तुझे बड़ा तू। अरे भाई, क्या बड़ा क्या छोटा, एक काम करते हैं, दोनों मजे लेते हैं। ऐसा बोल वो दोनों ही हंसने लगे। सितारा तो दुआ कर रही थी, या तो उसकी इज्जत बचे या फिर वो मर जाए। उसमें से एक आदमी ने उसके हाथ खोले और दूसरे ने पैर। सितारा की आंखों के सामने उसकी मॉम का चेहरा घूम गया। वो बिना लड़े हार नहीं सकती, अपनी मॉम के लिए, अपने लिए वो लड़ेगी। उन सबसे बदला लेगी जिनकी वजह से वो यहाँ पहुंची है। वो आदमी उस पर टूटे उससे पहले ही सितारा ने एक आदमी के प्राइवेट पार्ट पर जोर से लात मार दी, तो वही दूसरे वाले के सर को पकड़ चेयर के किनारे पर मार दिया। दोनों ही आदमी दर्द में तड़प उठा। सितारा बिना वक्त जाया करे वहां से फुल फुर्ती में भागी। सितारा को आज फाइटिंग सीखने पर गर्व हो रहा था। जॉब के सिलसिले पर बाहर जाना, मीटिंग्स में जाना, आदमियों की हवस भरी नजरें ऊपर से उनका जबरदस्ती करने से खुद को बचाने के लिए उसने फाइटिंग सीखी थी। उधर उन आदमियों ने खुद को संभाला और किसी को फोन कर सितारा के भागने की खबर दे दी। उसके बाद वो दोनों भी उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन वो सितारा के करीब भी नहीं पहुंच पा रहे थे। उसे भद्दी सी गाली बकते वो उसे रुकने को बोल रहे थे, लेकिन सितारा तो जैसे सोच चुकी थी
वो मार जाएगी लेकिन इन दरिंदों के हाथ नहीं आएगी। भागते भागते अब उसके पैरों से खून निकलने लगा था, जगह जगह से फटे उसके कपड़े, सिर, हाथों से निकलता खून। चेहरे, गर्दन पर खरोचों के निशान था, लेकिन उसने तो ना रुकने की अब कसम खा ली थी। भागते भागते अब उसके कदम ठिठक गए, सामने खाई थी वो, पीछे मुड़ी तो वही लोग थे जिनकी उसे उम्मीद थी। वो अपने सामने खड़े लोगों को देख रही थी। क्यों मेरी जान लेना चाहते हो? क्या बिगाड़ा मैंने आप लोगों का? और तुम रेयांश, तुम तो मुझे प्यार करते हो ना? फिर बेटा हम तुम्हें अभी भी नहीं करते, अगर तुम हमारी बात मान लेती तो। वहां खड़ी एक औरत ने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना करता था, ना करूंगा। हाँ, बस एक छोटा नाटक जरूर किया। प्यार तो मैं तुम्हारी बहन यानी अपनी मोनिका से करता हूँ। मैं तुम में से किसी को माफ नहीं करूंगी। ओह बेबी, माफ करने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना भी जरूरी है। एंड बाय द वे, तुमसे माफी मांगी किसने है? मोनिका ने अपनी बात पूरी की और गोली चली दी, जो सीधा उस लड़की के सीने में जा लगी। उसे एक तेज झटका लगा और वो पीछे खाई में गिर गई। आई विल बी बैक, अपना बदला लेने आऊंगी। खाई में गिरते हुए ये उसके आखिरी शब्द थे। खाई में गिरते हुए उसके चेहरे पर सुकून था। उन लोगों के सामने उसने जो भी कहा या जैसा बिहेव किया वो बस एक नाटक था। उसे पता था इन सब के पीछे यही लोग होंगे। वो खाई में नीचे की तरफ गिर रही थी और एक ही दुआ कर रही थी, उसे दोबारा मौका मिले, वो अपना और अपनी माँ की डेथ का बदला लेना चाहती है। उसको कुछ याद आया, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खिल गई। वहीं ऊपर खड़े लोग सितारा को नीचे गिरते देख खुश होने लगे। चलो बला टली। यस मॉम, अब सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी, सिर्फ हमारी, और तुम मेरी बेबी। इतना कहने के बाद वो सब हंसने लगे। अचानक वहां खड़ी औरत ने उन गुंडों में से एक के थप्पड़ मार दिया। आज के बाद इस गलती से भी मत करना। अरे शुक्र है कि यह खाई है, सबको लगेगा कि उसका भी एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अगर कहीं और होती तो उसको मार भी नहीं पाते। सॉरी मैम, अब से ध्यान रखेंगे हम, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ये पकड़ो। उस गुंडे के हाथ में नोटों की गड्डी देते हुए, आइंदा शक्ल मत दिखाना अपनी। और हाँ, खबरदार अगर किसी को इस बारे में कुछ भी बताया तो। और हाँ, अब यहां से गायब हो जाओ। ना हम तुम्हें जानते ना तुम हमें। मॉम चलिए, हमें चलना चाहिए, डैड को भी संभालना है। ऐसा कहते हुए वो लोग हंसते हुए जाने लगे। सितारा खाई से नीचे गिरते जा रही थी कि अचानक उसे एक झटका सा महसूस हुआ। उसने अपनी आंख खोली तो खुद को किसी नई जगह पाया। वो इधर उधर सर घुमाकर जगह का जायजा लेने लगी कि उसकी नजर वहां बनी शीशे की दीवार पर ठहर गई। वहां एक लड़की का अक्स नजर आ रहा था। गौरा रंग, जो आप पीला पड़ चुका था। कमर तक लंबे सुनहरे और काले बाल जो काफी उलझे हुए लग रहे थे। नीली झील सी गोल आंखें, जिनके नीचे अब काले घेरे बन चुके थे। घनी काली पलकें, पंखुड़ी से होंठ जो इस वक्त काले पड़े हुए थे। उस लड़की की उम्र यही करीब 19 से 20 लग रही थी। यानी मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मैं अपना बदला उन सब से ले पाऊंगा, मेरा रिबॉर्न हुआ है। लेकिन ये शरीर किसका है? सितारा के दिमाग में जैसे ही ये सवाल आया, उसकी आंखों के सामने एक फिल्म से चल पड़ी, जहां एक लड़की सबसे उसका यकीन करने की भीख मांग रही थी। इतने लोगों के सामने उसके कैरेक्टर पर सवाल, उसके दमन पर दाग लगा रहे थे वो लोग। कैसे एक लड़के ने बेदर्दी से उसे फेंका? कैसे वो लड़का उन सब लोगों के बीच से उस लड़की वो घसीटता हुए ले जा रहा था? सितारा की आंखों में दर्द उतार आया। उसने भी ये जिल्लत झेली थी, लेकिन इस कदर नहीं। उसे इस बॉडी की ऑनर के लिए बुरा लग रहा था।
उसने अपनी नजरें दोबारा घुमाई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके हाथों पैरों को लोहे की जंजीरों से बांधकर खड़ा कर रखा था, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर से खून निकल रहा था। उसके नाजुक से गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए थे। गाल सूजने की वजह से नील पड़ चुके थे। उसके शरीर के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जिस पर चोट में निशान बने हुए थे। शरीर पर खून सूख चुका था। माथा सूजकर नीला पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन पर भी खून सूख चुका था। उसके सामने दो हट्टे कट्टे आदमी अपने हाथों में हंटर लिए खड़े हुए थे। सितारा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि दोबारा सितारा की आंखों के सामने एक फिल्म चल पड़ी। जब वो लड़की उस लड़की को खींचते हुए लाया, उसने लड़की को बेतरती से कार के अंदर धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसके सर पर कार का डैशबोर्ड बहुत तेजी से लगा। लेकिन लड़के को कहाँ सब्र मिलना था। उसने गाड़ी में से एक पतला तार निकलकर लड़की के हाथों में तेजी से बांध दिया। उसके बाद पैसेंजर सीट से उसकी गर्दन सीट से सटाकर कसकर बांध दिया। वो लड़की उससे उसे बख्श देने की गुहार कर रही थी, पर लड़का तो ना जाने क्या घुन खाए बैठा था। कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ लड़का बेहद रश ड्राइविंग करते हुए उस लड़की को कहीं ले जाने लगा। उसकी इतनी तेज ड्राइविंग करने की वजह से लड़की को झटके लग रहे थे, जिसकी वजह से अब उसकी गर्दन पर अब घाव बन गया था, जिससे उसकी गर्दन से खून रिसने लगा। एक जगह लड़की रोक वो लड़की को घसीटते हुए अंदर लाकर फेंक दिया। उसके बाद उसने अपने आदमियों से कहकर उसे जंजीरों से बंधवा दिया। वो उसे बिना रोके कोड़े पड़वा रहा था। उसने भी उस लड़की को छोड़ा नहीं था। ना जाने कितने चांटे उसके गालों पर वो मर चुका था। ये सब देख सितारा की आंखें नम हो गई। इतना तो उसने भी नहीं झेला जितना इस बॉडी की ऑनर ने 2 दिन में झेला। ना कुछ खाने को दिया, ना कुछ पीने को, वो बस उसको कोड़े पड़वा रहा था। सितारा की नजर वहां लगी घड़ी पर गई। ये डेट वही थी जब वो खाई से नीचे गिरी थी। सितारा को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही नफरत हो रही थी। कोई कैसे किसी के साथ इतना निर्दय हो सकता है। उसे उस लड़के का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन दिल में नफरत पनप गई। अगर इस लड़के ने बॉडी की ऑनर के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया होता तो शायद वो जिंदा होती। अब सितारा ने सोच लिया था, ना केवल अपना, अब वो इस बॉडी की ऑनर के साथ हुए बुरे सुलूक का भी बदला लेगी। अब वो खुद को और इस बॉडी की ऑनर को इंसाफ दिलाएगी। क्या होगा अब आगे, जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के साथ। मैं फर्स्ट टाइम कोई रीबॉर्न स्टोरी लिख रही हूँ। अगर कोई गलती हो तो सॉरी। क्या सितारा ले पाएगी अपना और इस बॉडी की ऑनर के ऊपर हुई नाइंसाफी का बदला? क्या वो दिला पाएगी खुद को और इस बॉडी की ऑनर को इंसाफ? क्या सितारा ने जो खोया है वो उसे वापस मिलेगा? क्यों वो लड़का उस बॉडी की ऑनर को इतना टॉर्चर कर रहा था? क्या वजह से जो वो लड़का उस बॉडी की ऑनर की जान इस तरह लेना चाहता था? सवाल बहुत और जवाब कहानी। बने रहे हमारी कहानी के साथ। पसंद आए तो समीक्षा जरूर दे। मैं ये कहानी कंपटीशन के अंतर्गत लिखूंगी। स्टे ट्यून्ड। अब सितारा ने सोच लिया था, ना केवल अपना, अब वो इस बॉडी की ऑनर के साथ हुए बुरे सुलूक का भी बदला लेगी। अब वो खुद को और इस बॉडी की ऑनर को इंसाफ दिलाएगी। सितारा अभी सोच ही रही थी कि उसे किसी के कदमों को आवाज सुनाई दी। उसने महसूस किया जैसे जैसे कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, वैसे वैसे उस जगह का तापमान बढ़ रहा था। वहां खड़े गार्ड्स और वो आदमी जिनके हाथों में हंटर था, वो एक साइड होकर खड़े हो गए। सबने अपनी नजरें नीचे कर ली थी कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़का अंदर आया। सितारा उसके चेहरे को बड़े गौर से देखने लगी। ये चेहरा उसी शख्स का था जिसकी वजह से इस बॉडी की ऑनर की जान गई, जो एक मासूम लड़की पर पिछले 2 दिनों से जुल्म कर रहा था। अरमान रॉय, यकीनन बिल्कुल अपने नाम की तरह अभिमानी और मगरूर इंसान। ये बंदा खुद में ही ब्रांड है। किसी के मरने,
जीने से इसे कोई मतलब नहीं है। अगर दगा कोई करेगा तो उसकी जान जाना तय है। लोगों को कपाने के लिए बस इसका उनके सामने खड़ा होना जरूरी है। गुस्से और बिना किसी भाव की इसकी आंखों में मजाल नहीं कि कोई देख ले। रीढ़ की हड्डी में कंपन पैदा कर दे ऐसी आवाज। ज्यादा बोलना पसंद नहीं है और जब बोले तब सामने वाले की सांसें रोक दें। उसका ऑरा लोगों की सांसें रोकने के लिए काफी था। लोगों को मरने और डराने के लिए इस बंदे का ये कोल्ड लुक, खतरनाक ऑरा काफी था। इस बंदे के एक इशारे पर किसी की भी कंपनी, बिजनेस बंद हो सकता है। इससे पंगा लेना मतलब यमराज से फेस टू फेस कांटेक्ट करना। गोरा रंग, 6 फुट हाइट, 6 पैक एब्स, सुडौल सख्त शरीर, कसे हुए कांधे, पतले होंठ, परफेक्ट फीचर्स, हैंडसम फेस, बर्फ की तरह ठंडी गहरी काली आंखें, उसके चेहरे पर कभी न खत्म होने वाला कोल्ड लुक जो उसे खतरनाक बनाता था। उसके चेहरे को देख कोई नहीं बता सकता कि वो कब क्या सोच रहा है। उसके दिमाग की बातें उसके चेहरे पर कभी नजर ही नहीं आती थी। उसे देख कोई नहीं बता सकता था वो कब गुस्सा है और कब नॉर्मल। वो बिना गुस्से के भी अपने दुश्मनों की शामत लगा सकता था। एक रिच हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करने वाला ये बंदा किसी राजा से कम न था। इस बंदे के सुंदर चेहरे के पीछे खतरनाक, बहरम शैतान था। करोड़ों लड़कियों के दिलों की धड़कन बनने वाला एक निर्दय, पत्थर दिल बंदा। बहुत कम उम्र में उसने खुद का नाम पूरे वर्ल्ड में फैला लिया था। 23 से 24 साल की उम्र में उसने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया और खुद के दम पर आज इस मुकाम पर है। एक बार को तो सितारा भी उसके चर्म को देख खो सी गई, लेकिन जैसे ही उसे इस बंदे के जुल्म याद आए, उसकी आंखों में नफरत छा गई। अरमान अंदर आया, अपने सामने खड़ी सितारा को जानलेवा नजरों से घूर रहा था। उसके घूरने की वजह से सितारा की रीढ़ की हड्डी में कपक भी छूट गई। अरमान एक कदम और आगे बढ़े और सितारा के जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसका चेहरा एक तरफ झुक गया, सिर झन्ना सा गया उसका। सितारा को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसने अपना चेहरा ऊपर सामने खड़े अरमान की तरफ देखा कि दूसरा थप्पड़ उसने उसके फिर जड़ दिया। इतने जोरदार थप्पड़ खाने के बाद सितारा की आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया था। अगर वो खुद को न संभालती तो बेहोश हो जाती। तभी अरमान ने अपने गार्ड की तरफ एक उंगली से इशारा किया तो गार्ड ने उसके हाथ में एक कांटेदार नोकीला हंटर दे दिया। सितारा की तो आंखें बाहर आने को तैयार थी। ये बंदा क्या करने वाला है इस हंटर से इसके साथ। अरमान ने हंटर अपने हाथों में लपेटा, पूरी जोरदार ताकत के साथ उस पर बरसाने लगा। दर्द का एहसास बहुत हो रहा था, लेकिन उसने उफ भी नहीं करी। वो बस यही सोच रही थी, आखिर ऐसी भी क्या गलती की इस बॉडी की ऑनर ने जिसकी उसे सजाए मौत दी और अभी भी उस पर जुल्म हो रहा है। लेकिन वो अरमान के चेहरे को देख बता सकती थी कि वो कितनी ताकत के साथ उसको मार रहा था। उसका बस चलता तो 1000 मौत देकर 1000 बार जिंदा करता फिर से मारने के लिए। कम से कम 15 मिनट लगातार हंटर से मारने के बाद उसने सितारा के गालों पर दोबारा थप्पड़ मरने शुरू कर दिए। उसके बालों को बेदर्दी से पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें अपने जिस्म के जाल में। लड़कों को फंसाने का बहुत शौक है ना जिस्म नुमाइश करने का। आज तुम्हें मैं बताता हूँ जिस्म की नुमाइश कैसे होती है। बहुत शौक है ना दूसरे के प्यार को फंसाने का। बहुत शौक है ना ये मासूम शक्ल बनाकर लोगों के विश्वास को लूटने का, अपनी जिस्म की नुमाइश करने का। नाउ वेट एंड वॉच। आज तुम्हें मैं बताता हूँ किसी की जान लेने का अंजाम क्या होता है। अब तुम भुगतोगी जो भी तुमने किया है। इतना बोल उसके सर को पकड़ साइड में दे मारा। सितारा के माथे से खून रिसने लगा था। हंटर पड़ने की वजह से खून दोबारा रिसने लगा था। गालों पर अरमान की उंगलियों के निशान बन गए थे। आंखें और चेहरा लाल पड़ गया था उसका। सितारा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये बंदा बोल क्या रहा। और जिस्म की नुमाइश
क्या कोई लड़की अपने जिस्म की नुमाइश अपनी मर्जी से करती है? क्या ये बंदा जो बोल रहा वो सच है? नहीं, ये सच नहीं है। इस बॉडी की ऑनर किसी से ऊंची आवाज में बात ना की, और ये आदमी जान लेने की बात कर रहा है। क्या करेगा ये इसके साथ? सितारा को सोच में देख अरमान वहां से जाते हुए उसने वहां खड़े आदमी को 2 उंगली देखा कर कुछ इशारा कर दिया। उसका इशारा सितारा को तो समझ नहीं आया लेकिन वहां खड़े आदमियों को बखूबी आ गया। उनको तो ऐसा लगा जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। कब से वो आदमी खुद को अरमान के गुस्से की वजह से कंट्रोल किए हुए थे, लेकिन अब तो अरमान ने खुद उन्हें मौका दे दिया था। सितारा तो बस उस इशारे को समझने की कोशिश कर रही थी कि इतनी देर में एक आदमी उसकी तरफ आगे आने लगा। अब कहीं ना कहीं सितारा को आइडिया हो गया था, इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। इनका बॉस इन्हें किस चीज का ऑर्डर देकर गया है? क्या सच में कोई इतना नीच काम कर सकता है? उसके दिमाग में रिबोन से पहले उन आदमियों की घटिया हरकत घूम गई। वहां तो वो बच गई थी, लेकिन यह तो उसको इन बेड़ियों में जकड़ रखा है। यहाँ कैसे बचाएगी वो खुद को? वो अभी सोच ही रही थी कि वो आदमी अपनी हवस भरी नजरों से उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। कोड़े पड़ने की वजह से उसकी बॉडी के कपड़े जगह जगह से फट गए थे, जिससे शरीर नजर आने लगा था। उस आदमी को देख ही लग रहा था जैसे वो इस चीज के ही इंतजार में हो। वो आदमी आगे बढ़ सितारा के चेहरे पर उंगलियां चलाने लगा। उसकी छुन इतनी घिनौनी थी कि सितारा बुरी तरह छटपटाने लगी। उसे छटपटाता देख वहां खड़े सारे आदमी हंसने लगे। चेहरे से उसके गले पर से होते हुए नीचे शरीर तक वो अपनी उंगलियां घुमा रहा था। सितारा तो बस छटपटा कर रह गई। अब शरीर पर उसने नोचना शुरू कर दिया था। बालों को बेदर्दी से पकड़ ऊपर की तरफ वो उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। सितारा उसके इरादे समझ गई थी, इसलिए अपना चेहरा इधर उधर घूमने लगी। सितारा की ये हरकत देख उस आदमी ने गुस्से में उसके एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इतनी मार खाकर कहीं ना कहीं सितारा बिल्कुल बेजान से हो गई थी। वो आदमी दोबारा उसके होंठों की तरफ बढ़ा ही था कि इतने में एक 20 से 21 साल का नौजवान लड़का अंदर भागता हुआ आया और उस आदमी की पीछे गर्दन से पकड़कर खींचकर उसे जमीन पर धक्का दे दिया। उस आदमी के गिरते हैं और उस नौजवान लड़के को वहां देख अब तक वहां खड़े जितने आदमी हंस रहे थे, सबकी हंसी गायब हो गई थी। सर झुकाकर सब खड़े हो गए। उस आदमी को जमीन पर गिराने के बाद उस लड़के ने बिना रुके उसके पेट में लाते मारना शुरू कर दिया। इतने से भी उसका जी नहीं भरा तो उसने अपनी कमर के पीछे से बंदूक निकल उस आदमी के सिर के बीच में मार दी। बंदूक की गोली उसके सिर को भेदती हुए निकली और उस आदमी की वहीं मौत हो गई। इतनी मार, जिल्लत भरे शब्द, हवस भरी नजर, यहाँ तक शायद अभी ये लड़का यहाँ नहीं आया होता तो आज उसकी आत्मा सच में पूरी तरह मार चुकी होती। उसे अरमान से अब बेहद नफरत होने लगी थी। कोई आदमी इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? कैसे कोई किसी लड़की की इज्जत यूं उतारने का ऑर्डर दे सकता है? क्या इतनी घटिया सोच का मालिक है वो? एक बार भी क्या उसने ये नहीं सोचा कि इस लड़की पर वो ऑलरेडी इतने जुल्म कर चुका है, उसे मार चुका है, लेकिन फिर भी अब उसकी आत्मसम्मान को मरना चाहता था। पिछली बार तो खुद को बचा लिया था उसने, लेकिन आज उसके सामने खड़ा लड़का उसे किसी फरिश्ते सा लग रहा था, जिसने उसकी इज्जत की हिफाजत की। पिछली बार तो उसके शरीर के साथ आत्म भी रौंद दी जा रही थी, लेकिन इस बार शरीर किसी और का था, लेकिन फिर भी आत्मा उसी की रौंदी जाती। सितारा की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा था। इतनी देर में उस लड़के ने उसकी तरफ पलट कर देखा तो उसके जगह जगह से कपड़े फटे देख उसमें अपनी आंखें भींच ली, फिर अपना कोट उतर उसके शरीर पर डाल दिए।
वो कोट डालकर हटा ही कि सितारा उसकी बाहों में गश खाकर बेहोश हो गई। शानवी, उस लड़के ने सितारा के गालों को थपथपाते हुए कहा। चैप्टर 3। सितारा की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा था। इतनी देर में उस लड़के ने उसकी तरफ पलट कर देखा तो उसके जगह जगह से कपड़े फटे देख उसमें अपनी आंखें भींच ली, फिर अपना कोट उतर उसके शरीर पर डाल दिए। वो कोट डालकर हटा ही कि सितारा उसकी बाहों में गश खाकर बेहोश हो गई। शानवी, उस लड़के ने सितारा के गालों को थपथपाते हुए कहा। सफेद रंग का कमरा जिसके चारों तरफ शांति पसरी हुई थी। मशीनों के अलावा किसी चीज की आवाज नहीं थी, सिवाय कुछ मशीनों की आवाज शोर मचा रही थी। साथ ही कुछ दवाइयों की महक वहां से वातावरण में फैली हुई थी। साइड में एक तरफ रखा सोफा तो वही दूसरी तरफ टेबल जिस पर कुछ फ्रूट और गुलदस्ते रखे हुए थे। वही कमरे के बीचों बीच एक बेड डॉट जिस पर एक लड़की बेजान सी पड़ी रही। अगल बगल में मशीनें, ड्रिप जो उसके हाथों में लगे हुए थे। बेतरतीब से बिखरे हुए बाल, चेहरे पर चोटों खरोचों के निशान। उसके बगल में एक लड़का चेयर पर बैठा जिसने उस लड़की का हाथ पकड़ रखा था। दूध सा सफेद रंग, माथे पर बिखरे बाल, पतली सुराही सी गर्दन, व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट डाले वो लड़का दिखने में बवाल लग रहा था। उसकी वो तीखी आंखें जो एक बार में ही किसी को भी अपना दीवाना बना ले, लेकिन अभी इन आंखों के किसी के लिए बेहिसाब परवाह थी। उस लड़की के लिए फिक्र उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। लड़की का हाथ पकड़े वो लड़का बस उस बेजान गुड़िया का चेहरा देख रहा था। उस लड़की का हाथ पकड़े आंखों में नमी लिए वो उस लड़की से किसी बात की माफी मांग रहा था। लब खुल नहीं रहे थे, बस आहिस्ता आहिस्ता बोल वो उसे माफी मांग रहा था। माफ कर दो शानू, मेरी गलती है, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, समझाना चाहिए था। पर तुम तो कांटी हो ना, वो किसी की नहीं सुनते। मुझे माफ कर दो, प्लीज उठ जाओ। 2 दिन हो गए हैं, ऐसी भी क्या नींद लेना जो इतनी लंबी हो। प्लीज उठ जाओ, माफ कर दो मुझे, मैंने आने में आज बहुत देर कर दी थी। मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम जो सजा चाहे मुझे दे देना, पर प्लीज उठ जाओ। इतना बोलते हुए उस लड़के की आंखों से आंसू की बूंदें गालों पर लुढ़क गई। वही वो बेजान सी बड़ी लड़की जो उस लड़के की बातें सुन रही थी, उसकी आंखों के कौर से आंसू बह रहे थे। अचानक ही वो लड़की छटपटाने लगी। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मत करो प्लीज। वो खूब तेजी से अपना सिर इधर से उधर इनकार करते हुए बस इन्हें लफ्जों को दोहरा रही थी। शानू क्या हुआ शानू? उस लड़की को ऐसी हालत में देख वो लड़का परेशान होते हुए उसके नाम को पुकारने लगा। नहीं। एक जोरदार चीख के साथ वो लड़की उठ बैठी। ऐसी वाले उस कमरे में भी वो लड़की पसीने से तरबतर हो रही थी। शानू, लड़की को होश में देख इस लड़के के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। लड़की ने जैसे ही अपना चेहरा जैसे ही घुमाया, वो उस अनजान लड़के को देख डर कर सिकुड़ गई। नहीं नहीं, प्लीज नहीं, मुझे प्लीज छोड़ दो, मैंने को कुछ नहीं किया। डरते डरते अटक अटक कर उस लड़की ने अपनी बात कही। भीख मांग रही थी खुद को बख्श देने की। लड़की का ऐसा हाल देख लड़के की आंखें एक बार फिर नम हो गई। वो झटके से उठकर लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। शानू बेहद प्यार से उसने उसका नाम पुकारा था। शानू, मैं हूँ तुम्हारा टॉम। शानू, डरो नहीं, मैं हूं ना यहाँ। ऐसे चेचेच, शांत हो जाओ। लड़के के गले लगाते ही वो लड़की शानू उर्फ शानवी शांत हो गई। अपने साथ बीती बातों को याद कर वो अब भी घबरा रही थी, कांप रही थी। इस लड़के के साथ सितारा उर्फ शानवी खुद को महसूस कर रही थी, लेकिन कोशिश भी कर रही थी इस लड़के को पहचानने की। कि अचानक की शानवी को कुछ बातें फिल्मों की तरह दिखने लगी। उन सब बातों को देख एक बात पक्की थी, शानवी का सबसे अच्छा और खास दोस्त था ये लड़का, अरमान का चचेरा भाई अर्णव।
अरमान से बिल्कुल उलट। अर्णव के साथ शान्वी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया मैं। अगर मैं वक्त पर आकर तुम्हें नहीं बचाता और तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मैं खुद को कभी माफ नहीं पाऊंगा शानू, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं क्यों तुम्हारे लिए भाई से नहीं लड़ पाया। माफ कर दो, आई एम सॉरी डॉट। अर्णव को खुद के लिए इतना परेशान देख शान्वी को अच्छा लग भी रहा तो और बुरा भी। अच्छा इसलिए क्योंकि कोई था जो उसकी परवाह कर रहा था, उसके लिए रो रहा था, अपनी बिना कोई गलती के भी माफी मांग रहा था। अर्णव को इस कदर रोता देख ये परवाह जो शान्वी के लिए थी सितारा के लिए नहीं। उसके पास्ट में उसकी असल जिंदगी में कोई नहीं था उसके लिए रोने वाला, उसकी फिक्र करने वाला, लेकिन शान्वी के लिए कोई तो है। ये सब सोच उसे बुरा भी लग रहा था। अब तुम रोना बंद करोगे या ऐसे ही रोते रहोगे और मुझे भी रुलाओगे? शान्वी ने अर्णव को डपटते हुए कहा। मैं नहीं रोता, कान तरस गए थे यार तेरी आवाज में डांट सुनने को। कोई नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ, अब ने रोज तुम्हें डांटूंगी। और फिर दोनों मिलकर हंसने लगे। वो दोनों हंस ही रहे थे कि किसी ने डोर नॉक किया। अर्णव से आवाज सुन शान्वी को छोड़ दिया और उसे बेड पर सहर देकर सही से बैठा दिया। कम इन डॉट बेहद रौबदार आवाज में अर्णव ने कहा था। उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़का एक लड़की के लिए रो रहा था, किसी के साथ हंस रहा था। अंदर से आवाज सुन एक डॉक्टर और उसके साथ एक गार्ड अंदर आए। डॉक्टर ने आते ही बिना कुछ कहे शान्वी को चेक किया और अर्णव से उसका ध्यान रखने का कहा। डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाते ही अर्णव ने गार्ड की तरफ देखा तो उसने अपना सिर झुकाकर बेहद अदब से कहा, सर का ऑर्डर है। अगर अब मैम की तबीयत ठीक हो तो इन्हें लेकर घर चले। ठीक है, जाओ तुम। गार्ड के मुंह से घर जाने की बात सुन शान्वी समझ तो गई थी कि अरमान ने उन्हें ऑर्डर दिया है, लेकिन घर नहीं, वो नहीं जाना चाहती वहां। वो जुल्म, दुख, दर्द नहीं, वो फिर से इन सब को नहीं झेल सकती। गार्ड के जाते ही अर्णव ने शान्वी की तरफ देखा तो वो खुद में बड़बड़ा रही थी, खुद से कुछ कह रही थी। और वो क्या कह रही थी ये बात अर्णव समझ रहा था। उसके पास जाकर उसे अपने गले से लगाकर अर्णव ने कहा, तुम डरो नहीं, मैं हूं इस बार। और भाई कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, मेरा यकीन करो। बिना बोले अर्णव का शान्वी के डर को समझ जाना ये थोड़ा हैरान भरा था। शान्वी के लिए अर्णव के कंसोल करने की वजह से शान्वी शांत हो गई। चैप्टर 4। गार्ड के जाते ही अर्णव ने शान्वी की तरफ देखा तो वो खुद में बड़बड़ा रही थी, खुद से कुछ कह रही थी। और वो क्या कह रही थी ये बात अर्णव समझ रहा था। उसके पास जाकर उसे अपने गले से लगाकर अर्णव ने कहा, तुम डरो नहीं, मैं हूं इस बार। और भाई कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, मेरा यकीन करो। बिना बोले अर्णव का शान्वी के डर को समझ जाना ये थोड़ा हैरान भरा था। शान्वी के लिए अर्णव के कंसोल करने की वजह से शान्वी शांत हो गई। शान्वी गार्ड की बात सुन घबरा गई थी। डर, घबराहट की वजह से चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी, शरीर में कंपन हो रही थी। गार्ड को वहां से भेज अर्णव जैसे ही शान्वी की तरफ मुड़ा तो उसे ऐसी हालत में देख एक वक्त को घबरा गया। वो तुरंत उसके पास गया और उसे अपने गले से लगा लिया। शांत हो जाओ शानू, क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रही हो? मुझे पता है जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं जानता हूँ तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। कोई यकीन करे या न करे पर मैं तुम पर खुद से ज्यादा यकीन करता हूँ। हाँ, जानता हूँ तुम्हें जब मेरी जरूरत थी तब मैं कुछ नहीं कर पाया, पर आज और आगे भी मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा चलो अब अच्छे बच्चे की तरह स्माइल करो। अर्णव से उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर स्माइल करने को कहा। अर्णव के कहने पर शान्वी ने हल्की सी स्माइल कर दी। वेरी गुड,
अच्छा चलो तुम अभी आराम करो, मैं जरा जाकर डॉक्टर से तुम्हारी कंडीशन और डिस्चार्ज के बारे में पूछ कर आता हूँ। नरम लहजा वो हल्के हाथ से उसके सर को सहलाते हुए बोला। अर्णव की बात भी शान्वी किसी अच्छे बच्चे की तरह सुन रही थी। जब वो बोल रहा था तो एकटक टकटकी लगाई वो उसे ही देख रही थी। अर्णव शान्वी को रूम में छोड़ खुद डॉक्टर से बात करने चला गया। अर्णव के बाहर जाते ही शान्वी एक बार फिर उन कड़वी यादों में खो गई। वो जुल्म, दर्द, इल्जाम सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। सितारा बनकर भी उसने दर्द ही सहा। वहां तो उसके दर्द पर कोई मरहम लगाने वाला भी नहीं था और दर्द देने वाले भी अपने। लेकिन यहाँ तो दर्द भी गैरों ने दिया और सजा भी। शरीर भले किसी और का है पर रूह तो उसकी मारी गई। बातें जहन में बहुत आ रही थी। डर, घबराहट, बेचारगी, बेबसी बहुत लग रही थी। लेकिन एक सुकून था। कोई है जो उसके लिए रोया, कोई है जो उस पर खुद से ज्यादा यकीन करता है, कोई है जो उसे दर्द में देख खुद को दर्द दर्द में महसूस करता है, कोई है जो उसका ख्याल रख रहा है। उसे शान्वी के लिए हमदर्दी भी थी। बिना किसी गलती की उसकी जान चली गई। इतना दर्द, इतना बुरा सलूक उसके साथ हुआ। पर अब नहीं, वो लड़ेगी अपने लिए और शान्वी के लिए भी। अपने ख्यालों में गुम सितारा को कुछ बातें किसी फिल्म की तरह अपने सामने नजर आने लगी। ये बातें शान्वी से रिलेटेड थी। सितारा इन सब में इतना खो गई उसे अपने बगल में खड़े अर्णव की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जो ना जाने कब से डॉक्टर के पास से आकर उसको आवाजें लगा रहा था। उसको कोई रिस्पॉन्स न देता देख अर्णव घबराने लगा था। उसने शान्वी के कंधे को पकड़ हिलाते हुए आवाज दी। तब सितारा अपनी नींद से जागी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। शानू, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ और ये पसीना? कोई बुरा सपना देखा क्या? कहीं तुम अब भी भाई की वजह से डरी हो? तुम प्लीज डरो मत। मैं हूं ना, जानता हूँ जब साथ नहीं दिया, पर अभी मैं हूँ। उसने ये बात बेहद यकीन से कही थी। शान्वी उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र, उसके साथ रहने वाली बात देख सकती थी। तुम मुझे अकेले तो नहीं छोड़ोगे ना? शान्वी ने नम आंखों से अर्णव से पूछा। कभी नहीं। ये जो विश्वास है ना तुम्हारी आंखों में मेरे लिए, मैं उसे कभी टूटने, चाहे कुछ हो जाए। तुम बस डरना नहीं, मेरे पर यकीन रखना। एकटक दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, एक दूसरे पर यकीन कर रहे थे। काफी देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे की आंखों में गुम थे कि तभी वहां डॉक्टर आ गए। आई होप यू आर फाइन मिस शान्वी। वैसे तो मिस्टर अर्णव से आपकी काफी केयर की है, उम्मीद है अब आप ठीक भी होंगी। बस थोड़ी कमजोरी रहेगी, इसलिए आप ज्यादा काम या कहीं जाने से बचाएगा। और स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। डाइट प्रॉपर फॉलो और दवाई टाइम पर लीजिएगा। डॉक्टर ने शान्वी की हेल्थ से रिलेटेड सब बातें बता दी थी। अब इन्हें ले जा सकते हैं मिस्टर अर्णव। मैं डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता हूँ। जी, अर्णव से कहा। डॉक्टर के मुंह से अर्णव की तारीफ सुन शान्वी को अच्छा लगा। उसे अच्छा लगा कि कोई था उसका ख्याल रखने के लिए। वहीं कहीं दूर किसी जगह एक शख्स बैठा अपने टैबलेट में कुछ देख रहा था। वो कमरा पूरी तरह अंधेरे से भरा हुआ था। ना उस शख्स को शक्ल दिख रही था, ना ही कमरे की। बस उस इंसान की आंखें जिसकी नसें बिल्कुल लाल नजर आ रही थी। उसने गुस्से में अपना टैबलेट फेंक दिया। उस टैबलेट के टुकड़े हो गए थे। वही शान्वी और अर्णव भी घर की तरफ चल पड़े थे। देखना ये था क्या अर्णव शान्वी के लिए अरमान के खिलाफ खड़ा हो पाएगा। चैप्टर 5। सभी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद अर्णव शान्वी को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आने लगा। क्योंकि शान्वी अब पहले से काफी बेहतर थी तो खुद ही चल रही थी। लेकिन फिर भी अर्णव ने उसका हाथ थाम रखा था। कहीं न कहीं हाथ थामने का एक कारण ये भी था कि शान्वी अब भी डरी हुई थी। उसे अभी भी वही बातें परेशान कर रही थी, लेकिन आज काफी बातें भी पता चली थी, जिससे ये तो समझ आ गया था
आसान जिंदगी तो शानवी बॉडी की ऑनर की भी रही थी। अर्णव के बिना कुछ बोले ही उसका हाथ थामना ये यकीन दिलाने को काफी था कि उसके साथ कोई है जो उसके बिना बोले उसके मन को समझता है। शानवी को यकीन नहीं होता कि अर्णव उस मगरूर इंसान अरमान का भाई है। वो जितना निर्दय है ये उतना ही दयावान। शानवी के दिल में अर्णव के लिए एक डर था, कहीं दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ न हो जाए। अरमान जैसा इंसान है, उसके फिरते दिमाग का कोई भरोसा भी नहीं। जो भी हो बातें घर जाकर ही पता चलनी थी। शानवी अपनी सोच में इतना गुम होकर चल रही थी कि उसने आगे बनी सीढ़ी का ध्यान नहीं दिया। वो तो अर्णव ने उसका हाथ थाम रखा था, इसलिए गिरी नहीं, वरना उसे फिर चोट आ जाती। अर्णव ने एक गुस्से भरी नजर से उसे देखा। ये पहली बार था जो शानवी ने अर्णव की आंखों में ये नाराजगी, शिकायत, गुस्सा देखा था। अर्णव ने भी बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लिया। शानवी तो जैसे फ्रीज हो गई थी, बस आंखें फाड़े अर्णव को ही देख रही थी। वहीं अर्णव को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हॉस्पिटल में बाहर आते ही एक काली रंग की ऑडी Q7 आकर रुकी। वहां खड़े सभी की नजरें ना चाहते हुए भी उस गाड़ी पर जा रही थी। एक गार्ड ने तुरंत पीछे का दरवाजा खोला तो अर्णव से आराम से शानवी को गाड़ी में बैठा दिया और फिर खुद भी दूसरी तरफ से आकर बैठ गया। दोनों के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उनकी गाड़ी के पीछे ही गार्ड्स के मुजमा लगा था उनकी सेफ्टी के लिए। वही अर्णव शानवी से नाराजगी जताते हुए मुंह खिड़की की तरफ फेर कर बैठ गया। शानवी उसकी नाराजगी समझ रही थी, या शायद नहीं। काफी देर गाड़ी ने ऐसे ही खामोशी पसरी रही। अर्णव ने भी शानवी से कोई बात नहीं की, और अगर वो बात करना चाहे तो फोन में लग उसे इग्नोर कर रहा था। अब शानवी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बोल पड़ी, क्या हुआ है? ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? उसकी बात सुन भी वो कुछ नहीं बोला, बस खामोश रहा। अब शानवी की आंखों में नमी उतरने लगी थी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? गुस्सा हो? पर मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा सॉरी, प्लीज ऐसे बिहेव मत करो। शानवी की आंखों में नमी देख उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो खुद को पत्थर बनाए बैठा हुआ था। अर्णव का कोई रिस्पॉन्स न देख, उसे कोई जवाब देते ना देख शानवी ने दोबारा कहा, हो जाओ, तुम भी सबकी तरह मुझसे नाराज हो जाओ। छोड़ दो तुम भी मुझे अकेला, मत करो बात मुझसे। हुई कौन मैं तुम्हारी? जब मुझसे कोई बोलना नहीं चाहता तो तुम भी क्यों ही बोलोगे? मत करो बात, रहो नाराज। मुझे तो मेरी गलती भी नहीं पता, बता तो दो, लेकिन नहीं, मुझे क्यों ही बताओगे कुछ? मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मैं होती कौन हूँ किसी से कुछ कहने वाली? तुम्हें भी अगर मुझे अकेला ही छोड़ना था, ऐसे औरों की तरह मुंह फेरना था, तो क्यों बचाई मेरी जान? मरने देते मुझे उस दिन, छोड़ देते उन जानवरों को मेरी इज्जत को नोचने के लिए। चुप, एकदम चुप, और खबरदार अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से मैंने ऐसी बातें सुनी तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो किसी ने नहीं देखा। शानवी के मुंह से आखिरी लाइन सुन वो खुद पर काबू ना पा सका और बेहद गुस्से में चीख उठा। उसकी आवाज इतनी गुस्सैल थी कि ड्राइवर भी डर से कांप गया। शानवी तो मानो काटो तो खून नहीं, ऐसी हो गई थी। अर्णव को अपनी गलती का, शानवी की हालत का एहसास हुआ तो खुद पर ही गुस्सा करने लगा। उसने आराम से शानवी के सिर को सहलाते हुए अपने कंधे पर रख दिया। शानवी ने एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप रही। अब बारी उल्टी थी, खामोश शानवी थी और बोलने का नंबर अर्णव का। शानवी के सिर को अपने कंधे पर रखे हुए ही उसने सिर सहलाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें नहीं पता अपनी गलती? तुम्हें नहीं पता मैं क्यों नाराज हूं? अब शानवी ने कुछ नहीं कहा, बस सामने की तरफ देखती रही। अर्णव से ये बर्दाश्त कहाँ होना था। उसने शानवी के सिर को अपने कंधे से उठाकर शानवी को सीधा बैठाकर बीच में पार्टीशन ऑन कर दिया।
शान्वी की तरफ मुड़ उसका चेहरा अपने हाथ में थामते हुए उसने कहा, सॉरी, मुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर तुमने आखिर की बात ही ऐसी बोली कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। रियली सॉरी। और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुमसे नाराज बस इसलिए हुआ क्योंकि तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। हॉस्पिटल से आते समय तुम ना जाने कहाँ गुम थी, जो गिरती। वो तो अच्छा हूँ मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा था, वरना तुमने सोचा है तुम्हें कितनी चोट लगती। अभी तुम ठीक नहीं हुई हो, डॉक्टर ने अभी भी तुम्हें आराम करने को कहा है, तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि ऐसे गैर जिम्मेदारी से काम चल जाए। अभी मैं तुम्हारी हेल्थ और तुम्हें लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी इस गिल्ट में मार रहा हूँ कि मैं क्यों तुम्हारा साथ जब नहीं दे पाया। मैं क्यों भाई से सवाल नहीं कर पाया, क्या उन्हें रोक नहीं पाया। अब गुस्सा छोड़ दो, सॉरी, तुम्हें जो सजा देनी हो मुझे दे देना बस। अर्णव ने अपनी बात को क्लियर करते हुए शान्वी से माफी मांगी और अपनी नाराजगी की वजह भी बताई। अब तुम मुझे ऐसे डटोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं, इतना बोल अर्णव ने दोबारा शान्वी का सर अपने कंधे पर रख हल्के हल्के सहलाने लगा। शान्वी को इतना अच्छा लगा कि थोड़ी देर में ही उसकी आंखें भरी होने लगी और वो सो गई। बाहर से दिखने में को घर किसी महल से कम नहीं था, तभी वहां एक कार आकर रुकी। गार्ड से बाहर से कार को देखा था उन्होंने मेन गेट खोल दिया। कार विला के अंदर विला के सामने आकर रुकी। गार्ड ने तुरंत कार का दरवाजा खोला तो उसने से अर्णव बाहर आया। क्योंकि शान्वी सो रही थी तो वो उसकी नींद कैसे खराब करता भला। बाहर आकर उसने दूसरी साइड से शान्वी को आराम से अपने गोद में उठा लिया और विला के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां से चढ़ने लगा कि तभी शान्वी की हल्की आंख खुल गई थी। खुद को हवा में पाकर डर से उसकी सारी नींद ही उड़ गई। लेकिन जब उसने देखा कि अर्णव ने उसे उठा रखा है तो वो शांति से अपना सिर अर्णव के सीने से लगा ली और गले में अपने बाहर डाल दी। अर्णव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो आराम से अंदर की तरफ बढ़ रहा था। उसे पता था कि शान्वी अभी भी दवाई के असर में है। लेकिन शान्वी को जैसे ही अपनी स्थिति का भान हुआ उसने तुरंत अपना सिर अर्णव के सीने से बाहर निकाला और इधर उधर देखने लगी तो उसे होश आया कि वो इस वक्त कहाँ है। अरे, तुमने मुझे क्यों उठा लिया? मुझे नींद से ही उठा देते। नीचे उतारो, उतारो मुझे नीचे। अगर किसी ने देख लिया तो नहीं। नहीं, तुम सुन भी रहे हो? मुझे अब किसी से कुछ नहीं सुनना है, मुझे नीचे उतारो ना। शान्वी की बातों का अर्णव पर कोई असर नहीं हो रहा था, वो तो बस धीरे धीरे विला के अंदर जा रहा था बिना शान्वी की एक भी बात माने और जवाब दिया। जैसे ही वो अंदर आया वहां हॉल में बैठे सब लोगों की नजरें उनके ऊपर ही जा टिकी। शान्वी तो डर से दोबारा अर्णव के सीने में छुप गई। आगे आकर अर्णव से आराम से शान्वी को नीचे उतर दिया। शान्वी तो डर से अपनी नजर नीचे किए खड़ी थी कि तभी अर्णव उसके कान की तरफ झुका और बोला, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं हूं यहाँ, इतना तो भरोसा रखो अपने टॉम पर और डरना बंद करो। ना तुमने कोई गलती की है और न ही तुम गलत हो। मैं हूं यहाँ। इतना बोलते हुए उसने शान्वी का हाथ पकड़ लिया। शान्वी को तो जैसे यही चाहिए था, अर्णव की बातें ही काफी थी उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। और अब तो वो यूं सबके सामने उसका हाथ पकड़ कर खड़ा था। अर्णव की बात सुन वो अपनी झुकी नजरें उठा ली। वहां खड़े सभी लोग घृणा नफरत से उसे देख रहे थे। कुछ ही थे जो उसे इंसान समझते थे, वरना तो सब जानवरों से भी बदतर सुलूक करने को बेताब रहते थे। वहां खड़े लोगों को देख उसे सब के बारे में पता चल रहा था, कौन अपना था और कौन नहीं। शान्वी अपनी नजरें घुमाकर सबको पहचान रही थी। सामने उसकी सौतेली मां, रचना, बहन मोहिनी और बाप इंदर थे।
बाप जो कभी अपना फर्ज नहीं अदा किया, सिर्फ नाम के थे, जिसने उसे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। एक तरफ सोफे पर महंगी साड़ी घमंड में चूर गहनों से लदी हुई औरत बैठी थी, जो अरमान की माँ सुरेखा थी। दूसरी तरफ अरमान के दादा दुष्यंत बैठे थे। उनके बगल में अर्णव के पापा मनीष बैठे थे। उनके पीछे अर्णव की मॉम स्वर्णा खड़ी थी, जो अभी किचन से आई थी। सब हैरानी भरी नजरों से दोनों को देख रहे थे। अर्णव का शानवी का हाथ पकड़ना, उसे गोद में उठाकर लाना किसी को समझ नहीं आया था। सब शक भरी नजरों से दोनों को देख रहे थे, लेकिन अर्णव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन शानवी को जरूर पड़ रहा था। शानवी ने अपनी नजरें घुमाई तो एक शख्स को देख उसकी नजरें रुक गई। उसको देख उसके सामने वही सारे घटना घूमने लगी। क्या होगा आगे? क्या अर्णव साथ से पाएगा शानवी का? क्या शानवी अपने लिए स्टैंड ले पाएगी? क्या राज है जिसकी सजा मिली शानवी को? कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 6। सब हैरानी भरी नजरों से दोनों को देख रहे थे। अर्णव का शानवी का हाथ पकड़ना, उसे गोद में उठाकर लाना किसी को समझ नहीं आया था। सब शक भरी नजरों से दोनों को देख रहे थे, लेकिन अर्णव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन शानवी को जरूर पड़ रहा था। शानवी ने अपनी नजरें घुमाई तो एक शख्स को देख उसकी नजरें रुक गई। उसको देख उसके सामने वही सारे घटना घूमने लगी। सॉरी मित्रों, पीछे भाग में मैंने अरमान के डैड का जिक्र किया था, बट अभी उनका कोई रोल नहीं होगा इसलिए बस अरमान की मॉम का रोल रहेगा। उसके डैड के बारे में बाद में पता चलेगा। अर्णव का शानवी का साथ देना शायद ही किसी को पसंद आ रहा था। वहां खड़ा हर कोई उन दोनों को ऐसे देख सवाल लिए कहा था। कोई भी कुछ भी कहता उससे पहले सुरेखा जी, अरमान की मॉम, ने अर्णव से कहा तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? और ये हाथ क्यों पकड़ रखा है तुमने इसका? क्या भूल गए हो इस लड़की ने किया क्या है? मैं कुछ नहीं भूला हूँ ताई जी, और वैसे भी मुझे भी नहीं लगता कुछ ऐसा था जिसे याद रखना पड़े या जबरदस्ती भूलना। और हाँ, ये यहाँ इसलिए है क्योंकि इसकी हालत ठीक नहीं है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ये यही मेरे साथ रहेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अर्णव, पता नहीं क्या जादू कर दिया है लड़की ने तुम पर ये लड़की मेरे घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। आखिर इसकी वजह से मेरी बच्ची ने कितना दर्द सहा है। ताई जी, इसे उस बात की सजा दी गई है जो इसने की ही नहीं। मुझे पूरा भरोसा है ये बेकसूर है। और हाँ, इसने मुझ पर कोई जादू नहीं किया है। मैं अपनी जेरी को जानता हूँ। ये बेकसूर है, इसकी वजह से अन्नू ने कुछ नहीं सहा है, बल्कि हम सब की वजह से इसे तकलीफ हुई है। तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो अर्णव, वो भी इस लड़की के लिए। स्वर्णा समझा दो अपने बेटे को, ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। इसका अपना घर है, वहाँ जाए। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी ऐरा गैरा आ जाएगा रहने। ठीक है ताई जी, आप चाहती है ये यहाँ न रहे तो नहीं रहेगी। आपको अपनी माँ समान मानता हो, आपसे जुबान लड़ाने की सोच नहीं सकता। बहुत इज्जत है मेरे दिल में आपके लिए। अगर आपको लगा कि मैंने आपसे बदतमीजी की तो उसके लिए मुझे माफ करना। रही बात शानू के इस घर में न रहने की, तो वो यहाँ नहीं रहेगी। मैं शानू को अपने मेंशन में ले जाता हूँ। ये घर आपका है, आप जिसे चाहे इस घर में रख सकती है और जिसे चाहे निकल सकती है, लेकिन वो मेरा मेंशन है, इसलिए ये मेरे साथ वहाँ रहेगी। इसके आगे कोई और या सुरेखा जी कुछ कहती, सबके कानों में हील की टक टक आवाज सुनाई थी। सबने सामने सीढ़ियों को तरफ देखा। एक लड़की को दिखने में शानवी की हमउम्र लग रही थे। ब्लू जीन्स, ब्लैक स्लीवलेस टॉप, हल्के करली बाल वो उसके कंधे तक थे। रेड लिपस्टिक, थोड़ा मेकअप लगाए सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी। उस लड़की को देख सबके चेहरे खिल गए थे, तो वही कुछ के डर से मुरझा गए। ये थी अरमान की छोटी बहन अनन्या, घर में सबकी, खास कर अरमान की लाडली, सबसे छोटी जो थी।
अनन्या को कब क्या चाहिए ये उसके बोलने से पहले हो अरमान ला कर रख देता। नीचे आकर वो पहले अपनी मॉम के गले लगती है, फिर अपने भाई के। इसके बाद वो अपने कदम शानवी की तरफ बढ़ा देती है, जो अब अनन्या को देख समझने की कोशिश कर रही थी इसका क्या रोल है। तभी कुछ बातें उसे सामने आने लगी जिससे उसे समझ आया इस लड़की का ही अब तक की कहानी में अहम रोल है। अनन्या शानवी की तरफ बढ़ती उससे पहले ही उसकी मॉम ने उसे रोक दिया। अनन्या जहां थी वहीं रुक गई, लेकिन सुरेखा जी ने अपने कदम अरमान की तरफ बढ़ा दिए। वो अरमान के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अभी याद है तूने मुझसे वादा किया था, मैं जब चाहे जो चाहे मंगूंगी तो तू वो ला देगा। आज तुझे एक वादा चाहिए, क्या तू पूरा करेगा? अपनी माँ की खातिर। अपनी आंखों में आंसू लाते हुए उन्होंने कहा। बोलिए, बस दो टूक जवाब देते हुए उसने कहा, वादा कर, तू मना नहीं करेगा। खा मेरी कसम। मॉम, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। मुझे आप सबको एक अच्छी खबर देनी है। हाँ, शायद मेरा फैसला सबको पसंद ना आए, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए यही फैसला अच्छा लगता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अच्छा लगे ये ना लगे। मेरे लिए मेरा बेटा पहले है और मुझे उसके लिए यही फैसला सही लगता है। सबकी तरफ रुख लेकर सुरेखा जी ने अपनी बात कही। कैसा फैसला भाभी? स्वर्णा जी ने कहा। मैं अपनी बहू के रूप में शानवी को नहीं, मोहिनी को चुनती हूँ। भले ही शानवी को मेरी बहू बनाने का फैसला डैड का था, लेकिन मुझे ये लड़की नहीं पसंद। ना ये मेरे बेटे के साथ मेल खाती है, ना कोई ड्रेसिंग सेंस, नहीं कुछ। और फिर इसकी वजह से मेरी अनन्या की क्या हालत हुई, मैं ये नहीं भूल सकती। इसलिए शानवी से नहीं, मोहिनी से मेरे बेटे की शादी होगी। अगले एक हफ्ते बाद इन दोनों की सगाई होगी, उसके बाद अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी। क्या शादी? रिश्ता? क्या इस दानव से शानवी की शादी तय की गई थी? इस इंसान के साथ आखिर किसी ने कैसे सोच लिया? चलो, कुछ तो पता अच्छा किया इन आंटी ने, वरना मेरी बलि चढ़ जाती। सितारा, जो इस वक्त शानवी की बॉडी में थी, सुरेखा जी की बात सुन हैरान थी, लेकिन ये चीज उसके लिए अच्छी थी कि उसकी शादी तो बिल्कुल नहीं होगी। मॉम, ये क्या बोल रही हो आप? भाई का रिश्ता शानवी के साथ तय हुआ था। फिर अनन्या ने कहा। अनन्या, अपने काम से मतलब रखो, बड़ों के बीच मत बोलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आराम करना चाहिए तुम्हें, जाओ रूम में अपने आराम करो। सुरेखा जी ने कहा। मैं अपने रूम में नहीं जा रही, ना ही जाऊंगी। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है और शानू तुमसे माफी भी मांगनी है, अनन्या ने कहा। अनन्या आगे बढ़कर शानवी को गले लगी। शानवी की चीख निकल गई। शानवी की आवाज सुन अनन्या तुरंत पीछे हो गई। शानू, क्या हुआ? तुम ठीक हो? शानू, अर्णव ने परेशान होते हुए कहा। हाँ, वो चोट पर लग गई, शानवी ने कहा। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रियली सॉरी शानवी। कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर नहीं किया, शानवी ने कहा। तुम्हें कुछ कहना था, क्या बताना था? बताओ, अर्णव ने कहा। वो मेरा एक्सीडेंट शानवी की वजह से नहीं हुआ था। ना ही मुझे शानवी की वजह से चोट आई, ना ही मुझे शानवी ने हर्ट किया, बल्कि मेरी वजह से शानवी को इतने दिन तक टॉर्चर होना पड़ा, इतने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मुझे माफ कर दो शानवी, मेरी गलती थी, तुम्हें बिना किसी गलती के सजा मिली। अनन्या ने कहा। अनन्या की बात सुन सबके चेहरे पर सवालों की लकीरें खींच गई। शानवी तो मानो समझने की कोशिश कर रही थी। क्या ये दोनों भाई बहन बिना किसी गलती के ऐसे ही सबकी जान इज्जत के साथ खेलते हैं? क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो, शानवी ने कहा। मैं सब बताती हूँ, पर प्लीज मेरी बात खत्म होने तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। अनन्या से बताना शुरू किया।
उस दिन जब मैं और मोहिनी मॉल गए थे, तब मैंने वहां शानवी को मेरे बॉयफ्रेंड आरव के साथ देख लिया था। मुझे लगा शानवी ने मेरे बॉयफ्रेंड को अपने फंसा लिया है और ये दोनों मुझे डीच कर रहे हैं। मैं इन दोनों से बात करने जाती उससे पहले अभी भाई की कॉल आ गई और मैंने भाई को सब बता दिया। मुझे बहुत रोना भी आ रहा था क्योंकि मुझे लगा मेरी दोस्त मुझे ही धोखा दे रही है। भाई का कॉल कट करने के बाद मैं इन दोनों के पास गई। मुझे वहां देख इन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। मुझे लगा मैं सही हूँ, इसलिए बिना एक पल वहां रुके मैं वहां से बाहर आ गई, साथ ही मोहिनी भी। हम बाहर निकले ही थे कि आरव ने मुझे आकर रोक लिया। उसने बताया कि मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं है। शानवी उसके लिए उसकी बहन जैसी है और वो शानवी के साथ मिलकर मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। जब मैंने सुना तो मुझे बुरा लगा क्योंकि मैंने दोनों पर शक किया। मैंने आरव से माफी मांगी। उसके बाद मैं शानवी से माफी मांगती उससे पहले ही उसे एक बिल्ली का बच्चा दिख गया, जिसे उठाने वो उस तरफ चली गई। वहीं आरव को कॉल आ गया तो वो एक साइड में बात करने लगा। मैं और मोहिनी खड़े होकर शानवी को ही देख रहे थे, पर पता नहीं कैसे मुझे अचानक से पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मैं सामने आती गाड़ी से टकरा गई। वैसे तो मुझे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बट अचानक से हुए एक्सीडेंट की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। मेरी जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैं भूल गई थी कि मुझे भाई को बताना है शानवी की कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग से सब निकल गया। होश आने के बाद मैं भाई से मिलना चाहती थी, पर मैंने मॉम की बात सुनी तो पता चला कि भाई शानू को ब्लैक मेंशन ले गए थे। ये बात सुन मैं डर गई। मुझे लगा कहीं मुझे भी सजा न मिले, कहीं भाई मुझसे गुस्सा ना हो जाए। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए थे। बहुत हिम्मत कर मैं भाई को बताने को सोच, पर पता नहीं क्या हुआ कि मैं ज्यादातर वक्त सोती ही रह गई। शायद मुझे नशे का इंजेक्शन दिया जाता था। उन सब बातों में शानू का कोई दोष नहीं था। सब मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो शानू, अनन्या ने रोते हुए कहा। यानी कि शानू को जिस भी बात की अरमान भाई ने सजा दी, वो उसकी हकदार नहीं थी, है ना? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? कैसे अन्नू, तुमने खुद को बचाने के चक्कर में इसे बेवजह की सजा दिलवा दी। अर्णव ने नाराज होते हुए सख्त आवाज में कहा। सितारा सोल तो बस यही सोच रही थी कि उस बेचारी को बेवजह की सजा मिली। ऊपर से शानवी, बॉडी की ऑनर, ने तो अपनी जान ही गंवा दी। इन लोगों पर किसी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। इनकी घर की बेटी की गलती थी, लेकिन सजा बेचारी शानवी को मिली। आई प्रॉमिस मैं खुद को और शानवी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। शायद इसलिए मुझे शानवी की बॉडी में जगह मिली, क्योंकि जुल्म तो बिना बात इस पर भी हुआ। बिना गलती के सजा इसे भी मिली, पर अब नहीं। सोच सकते ही आगे क्या करेगी शानवी? क्या होगा अब उसका फैसला? क्या अर्णव रख पाएगा शानवी को अपने साथ? क्या अरमान मांगेगा अपनी गलती की माफी? चैप्टर 7। शानवी दवाई के कारण अपनी आंख नहीं खोल पाई, लेकिन उसे किसी का कमरे में होने और उसे छूने का एहसास हुआ था। लेकिन दवाई का असर उसकी आंख नहीं खुल पाई। वही अर्णव अपने काम से अभी तक लौटा नहीं था, पर अर्णव को मॉम बार बार शानवी को देख कर आ रही थी। रॉय मेंशन में सब अपने काम में लगे हुए थे। वही कपूर मेंशन में मोहिनी और उसके पेरेंट्स के पैर जमीन में नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि अरमान मोहिनी से शादी के लिए राजी है, तब से उनके पैर जमीन में नहीं थे। वो अलग ही दुनिया के पहुंच चुके थे। आखिर पहुंचे भी क्यों ना? एक बंदा जो खुद में एक ब्रांड है, जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में लाने की ताकत रखता है, जिसके एक इशारे से अच्छे अच्छों के बिजनेस बंद पड़ जाते हैं। उसकी बीवी या सास ससुर बनना आम बात तो बिल्कुल नहीं है। मिस्टर कपूर तो बस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने और अरमान की पावर यूज कैसे कहाँ करे है सब सोच रहे थे। तीनों खुश थे।
आखिर जो उन्होंने जहां वो उन्हें मिल गया। मॉम डैड, आज आप लोगों को नहीं लगता शान्वी ने कुछ ज्यादा ही बोल लिया? आज वो कुछ अलग लग रही थी। ऐसा लगा जैसे वो नहीं कोई और जो। ऊपर से उसने अरमान की आंखों को आंखें डाल बिना डर कैसे बोला, आप लोगों से भी। मुझे तो शौक लगा कि ये कभी न बोलने वाली ऐसे कैसे बोल गई। और वो अर्णव बहुत साइड ले रहा था उसकी। बस एक बार बहू बन जाऊं उस घर की, इस अर्णव को बर्बाद करवा दूंगी, अरमान से कहकर। अब हर हाल अरमान को मेरे पास रखना होगा, उसने तो मैं अपने जाल में फंसा लूंगी, मोहिनी ने कहा। तुम इस शान्वी को छोड़ो, बस अरमान को अपनी तरफ कर लो। इस शान्वी को तो मैं बताऊंगी, आज इसने जिस तरह हमसे बात की इसकी सजा तो उसे मिलेगी। कब तक रहेगी वहां? बस 2-4 दिन, उसके बाद आना तो यही है, फिर देखना मैं इसका हश्र क्या करती हूँ, मिसेस कपूर ने कहा। नहीं, अभी ज्यादा कुछ मत करना, जब तक अरमान और मोहिनी की शादी न हो जाए। तुम जानती हो अरमान अपनी माँ के कहने पर इस शादी के लिए मना है। कब उसका डिसीजन बदल जाए पता नहीं। और फिर अर्णव अभी पूरी तरह शान्वी की तरफ है। कहीं कुछ गलती न हो जाए और अर्णव अरमान से ये रिश्ता तोड़ने को बोल दे। हम सबको पता है अरमान के लिए अर्णव की बातें कितने मायने रखती है, मिस्टर कपूर ने कहा। बात तो सही कही आपने, ठीक है मैं अभी कुछ नहीं करूंगी। लेकिन हाथ से वो तो खुद ब खुद होते हैं ना, उनमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। मिसेस कपूर ने अपनी बात पूरी करने के बाद शैतानी हंसी हंसने लगी। उनकी बातों से साजिशों की बू आ रही थी। जरूर कुछ तो ऐसा ये लोग करेंगे जिससे शान्वी को परेशानी हो। पर देखना ये है शान्वी कैसे और कब तक इन लोगों से लड़ पाएगी। कहीं दूर जहां 3 लोग हॉल में बैठे हुए थे, वहां रखा हर सामान काफी एक्सपेंसिव लग रहा था, जो उस घर की अमीरी का बता रहा था, जिसमें से आदमी वहां बैठी लड़की और औरत को डांट रहा था। तुम दोनों को कैसे नहीं पता कि वो कहाँ गई? क्या तुम दोनों घर में नहीं रहती? मैंने कहा था उसे यहाँ से कहीं मत जाने देना, लेकिन तुम दोनों बेवकूफ औरतों से एक काम ठीक से हो जाए तो क्या ही कहना, उस आदमी ने कहा। डैड, मैं आपको औरत दिख रही हूँ? अभी मैं सिर्फ 26 की हूँ, लेकिन लगती नहीं हो, लड़की ने कहा। चुप, एकदम चुप, बस हमेशा तुमसे लिपाई पोताई करवा लो। 26 की लगती नहीं हो, दिखने में ऊंट जैसा कद हो रहा है, लेकिन दिमाग वही घुटने ने है, आदमी ने गुस्से से लड़की को फटकार लगाते हुए कहा। बस करिए आप, क्या हो गया आज आपको? ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी जो आप आज उसे इतना याद कर रही है? गई होगी कहीं, घूमने आ जाएगी। क्यों परेशान हो रही है? कौन सा उसके यहाँ न होने से आपके बिजनेस पर असर पड़ रहा है? आप तो फालतू में मेरी मासूम सी बेटी को डांट रही है, औरत ने कहा। ये तुम्हारी मासूम बेटी? तुम दोनों माँ बेटी एक जैसी हो, बेवकूफ। और क्या कहा तुमने? उसके ना होने से मेरे बिजनेस पर कौन सा असर होगा? ये जो तुम माँ बेटी इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रही हो, गाड़ियों में घूम रही ही, रोज शॉपिंग कर रही हो, ये महल सा घर जिसमें तुम रह रही हो, सब कुछ चला जाएगा उसके ना होने से। समझी? तुम दोनों कुछ भी करो लेकिन उसका पता करो, कहाँ है वो? आदमी ने कहा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सही से क्यों नहीं बोलते? और उसके होने या न होने से हमारे बिजनेस पर क्यों कोई फर्क पड़ेगा? औरत ने कहा। यही वजह है जो मैं तुम दोनों को बेवकूफ कह रहा हूँ। क्या तुम भूल गई, हफ्ते भर बाद वो 25 की हो जाएगी, जिसे बाद उसे उसके नाना की कंपनी सौंप दी जाएगी। ना सिर्फ इतना, बल्कि अपनी कंपनी के भी 80% शेयर मिल जाएंगे, जिससे वो कंपनी को मालकिन होगी। और ये घर भी उसके नाम है, बस ये बात वो जानती नहीं। अगर एक हफ्ते बाद वो वकील साहब से नहीं मिली, तो तुम दोनों अपनी ये ऐशो आराम की जिंदगी भूल जाना। अगर वो न मिली तो सब कुछ ट्रस्ट के पास चला जाएगा, और फिर तुम माँ बेटी बैठकर सब्जियां बेचना,
आदमी ने गुस्से में कहा। नो डैड, ऐसा मत कहिए। हम सब्जी बेचते हुए कैसे लगेंगे? ओह माय गॉड, नो डैड, ऐसा कुछ मत होने देना। आप कुछ करो ना, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं होगा क्या? क्योंकि अब उसका मिलना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लड़की ने कहा। क्या मतलब? आदमी ने पूछा। एक अंधेरे से भरा कमरा, जहां पर सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। सब कुछ काला नजर आ रहा था। बस एक छोटा पीले रंग का नाइट जल रहा था। उस बल्ब की रोशनी में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक नौजवान लड़का सोफे पर बैठा हुआ था। अपनी दोनों कोहनियों को घुटने पर टिकाकर वो झुका हुआ था। अपने एक हाथ में गन लिए बैठा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खोल 3 लोग काले कपड़ों में अंदर आए। वो शायद बॉडीगार्ड थे। कमरे का दरवाजा खोलते ही कमरे में रोशनी हो गई। अंदर आने के बाद उन गार्ड ने झुककर अपने सामने बैठे लड़के को विश किया। उसके बाद सामने की तरफ देखा, जहां लड़का के सामने 3 डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उनके चारों ओर सिर्फ खून बिखरा हुआ था। एक बार को वो तीनों गार्ड्स भी ये सब देख घबरा गए थे, लेकिन चेहरे पर आने नहीं दिया। उस लड़के ने अपनी गर्दन ऊपर की तरफ उठाई तो उसका इशारा समझ तीनों गार्ड्स ने उन डेड बॉडीज को उठाकर बाहर की तरफ चले गए। फिर एक ने आकर वहां पड़ा सारा खून साफ कर दिया, मानी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था यहाँ। उन गार्ड के जाते ही उस लड़के ने अपना कोट उतर दिया, ड्रॉअर से सिगरेट निकाल लिया। हाथ में कड़ा, गले में चैन, उंगलियों में फंसी सिगरेट, अलग ही पर्सनैलिटी लग रही थी उसकी। कश भरते हुए वो लड़के किसी गहरी सोच में था। ना जाने ऐसा क्या सोच रहा था कि उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसके आंखों को नसें लाल रंग की उभरने लगी, मानो खून उसकी आंखों में उतर गया हो। उसने गुस्से में अपनी सिगरेट फेंक दी और जोर से चिल्लाने लगा।